नमस्ते। स्वागत है आपका इस एपिसोड 1 हिस्ट्री के एपिसोड 1 में। आप सबको पता है कि आरपीसी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी यानी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें इतिहास के पद 100 के आसपास है। तो सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये डर है कि इतने कम पद क्या होगा, परंतु ये भी ध्यान रखिएगा कि इतने कम पद हैं, ये खाली भी नहीं रहेंगे। आप चाहे तैयारी करो चाहे ना करो, तैयारी करने वाले से ये पद भर लिए जाएंगे। इसलिए फिर इतना कॉन्फिडेंस तो मत रखिएगा कि मुझे तो एक पद चाहिए, 100 पद ज़्यादा है, 90 पद ज़्यादा है। ठीक है ना। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। सफलता असफलता का निर्णय नियति के हाथ में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगिता और संसाधना के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है, उसके शिकार आप भी है, मैं भी हूँ, आने वाली पीढ़ियां भी होगी। खैर, आज मैं आपके सामने कुछ हिस्ट्री का सिलेबस, व्याख्याता का जो सिलेबस है उसके पर कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं स्पष्टतः जो बातें आपको बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा, आपका सफलता निश्चित है। अब बात इतनी सी है कि आप 1000 जने फॉलो करेंगे तो भी 90 ही सफल प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो वहाँ जब प्रतियोगिता होती है तो सर्वोत्तम का चयन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संसाधना और प्रतियोगिता के मध्य गैप बढ़ता जा रहा है, तो जितनी मेहनत उससे कम सफलता की उम्मीद रखिएगा। यानी कि आप जो सफलता चाहते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, बात है, लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। हम खुद जानते हैं कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ नहीं थे, ना हमारे दादाजी थे, तो हम कैसे जानेंगे। तो कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है, जिसे प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। आपके पास द्वितीय स्रोत उपलब्ध है। उन स्रोत के आधार पर इतिहास का निर्धारण होता है। आपको इसके लिए D.N. झा की एक पुस्तक है या झा एंड श्रीमाली की एक पुस्तक है, उस किताब में से आपको बेहतर अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा, या इग्नू के नोट्स। ठीक है ना। इन 2 तरीकों से अगर आप अध्ययन करेंगे तो इन सोर्स को आप नहीं भूलेंगे। लिटरली यानी कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि वेद, वेदांत, उपनिषद, अरण्यक, इनके साथ ही स्मृति ग्रंथ, ठीक है ना, पुराण, फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बहुत सारे प्राचीन, फिर बहुत सारे जो नाटक लिखे गए। अब मेन चीज ये है कि कालिदास के नाटकों से हम इतिहास से कैसे पता चलते हैं। कल्चर का तो पता चलता ही है, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस भाषा का बोलते थे, क्या खान पान पसंद करते थे। इतिहास का निर्माण कैसे भी हो सकता है। इसलिए इन सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में जब भी पढ़ना है, झा श्रीमाली की पुस्तक से अध्ययन कीजिएगा, या सिर्फ D.N. झा की एक पुस्तक आती है उससे अध्ययन कीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और फिर इसके साथ ही आपको जब ये पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि
प्री हिस्टोरी ग्रेजुएशन लेवल का जो नॉलेज है, प्री एंड प्रोटो हिस्टोरी, ठीक है ना, प्री एंड प्रोटो हिस्टोरी, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, इसके साथ ही अगर आप सिंधु सरस्वती सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा बेहतर आप गहन कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल से पढ़ लेता हूं। आपको पहली चीज तो आप लेवल कैसे तय करेंगे, ये आपके बस की नहीं है। इसलिए आप पाषाण काल से पढ़िएगा, नव पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल की विभिन्न संस्कृतियों को पढ़िएगा। विभिन्न संस्कृतियों में से एक मेहरगढ़ जैसी बलूचिस्तान की संस्कृतियों को पढ़िएगा, जिससे आप प्री हड़प्पा युगीन सभ्यता बोलते हैं, उनसे डेवलप होती है हड़प्पा सभ्यता। वो एक सिस्टम को समझने का प्रयास करिएगा, तो आपके सवाल राइट होने की गुंजाइश बन जाती है। देखिए, फैक्चुअल नॉलेज भी मायने रखेगा, बट जब पद पर बात आती है तो मैं ये मानता हूं व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक और तथ्यात्मक, इन तीन प्रकार की नॉलेज को आपकी जरूरत है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जैसे ओरिजिन्स, तो मैंने आपको बता दिया, नवपाषाण युगीन संस्कृतियों को आप पढ़ेंगे, एक्सपेंशंस विस्तार देख लेंगे, और फिर इसका डिक्लाइन के तौर पर आपको पहली चीज तो डिक्लाइन को आप समझिएगा। जितना मैं आपकी इस शॉर्ट वीडियोस में जो बता पाऊंगा वो बता दूं। डिक्लाइन का मतलब, हड़प्पा डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि आज मोहनजोदड़ो है, चौंदड़ो है, और सुबह उठे चौंदड़ो कहाँ गया भाई, मोहनजोदड़ो कहाँ गया, ऐसा नथिंग है। यानी कि हड़प्पा युगीन सभ्यता की वे विशेषताएं जिसके कारण यह जानी जाती थी, एक रूपता, ठीक है ना, ईंटा के आकार प्रकार, एक रूपता, नियोजन, वो विलुप्त हो गए थे। तो अब इस डिक्लाइन के आप विभिन्न तरीका से, विभिन्न विद्वानों का मत अगर आप देखेंगे, उन मता को ध्यान में रखना है। फिर एक डिस्कशंस के तौर पर आपको एक निर्णयात्मक स्थिति में रहना है कि किसका डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप देख लीजिएगा, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में है तो उसकी प्रमुख इमारतों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, या हड़प्पा सभ्यता है, नहीं हड़प्पा नगर है, उसकी प्रमुख इमारतों के बारे में नगर सवाल पूछे जा सकते हैं। इन साइट्स के बारे में आप पता करेंगे, नगर विशिष्टता क्या है, नगरों को विशिष्टता क्या है, वरना एक रूपता तो सब जगह थी। जैसे नगर नियोजन, नाली का निर्माण, ठीक है ना, ईंटा का प्रयोग, बटकरा का उपयोग, सीला का प्रयोग, बस ये तो एक सामान्य विशेषता है। तो सामान्य विशेषता को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक नगर के बारे में देखेंगे, इस नगर की विशिष्ट बात क्या है, ठीक है, वो आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सरस्वती के बाद आप ग्रेजुएशन लेवल के नॉलेज में आएंगे, वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और फिलोसफी एंड रिचुअल्स। तो आप सीधे वहां जाने का प्रयास मत करिएगा, आप सीधे वहां मत जाइएगा कि एज ऑफ महासनपद, मैंने आपको कई बार समझा चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, आएगा कहां, ग्रेजुएशन लेवल में टॉपिक नंबर 2 वैदिक एज, जहां वैदिक लिटरेचर, क्योंकि वैदिक लिटरेचर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन्स एंड दर्शन एंड रिचुअल परंपराएं अगर आप देखेंगे, सोचेंगे और उन परंपराओं के खिलाफ, यानी कि उन आर्यन लोगों के द्वारा
ऋग्वेदिक एज से उत्तरवैदिक काल में गंगा घाटी के मैदान में बसना और उस बसने की प्रक्रिया के दौरान जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बनते हैं और उसी महाजनपद के रूप में आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक नंबर 3 पढ़ पाएंगे। इसलिए आप ये इनको टुकड़ा में मत करिएगा, इतिहास को इतिहास की नजरिए से भी देखने का प्रयास करिएगा। तो एज ऑफ महाजनपद, तो मैंने आपको बता दिया कि वैदिक काल में जो जन थे, जब उत्तर वैदिक काल में उनमें स्थायित्व आया तो वो जनपद बने, और जनपद जब बड़े बड़े होने लग गए तो महाजनपद बन गए। जो 16 महाजनपद के नाम आते हैं वो बाद में हम अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। उन महाजनपद काल के बारे में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, तो उसमें 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है। फिर राइज ऑफ मगध, यानी कि यहाँ आपको यह समझना है कि 16 महाजनपद एक ही सिचुएशन में थे, यानी कि 16 भाई एक ही, यानी कि 16 भाइयों के पास जमीन एक ही तरह की थी। एक भाई करोड़पति कैसे बना है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि मगध का उदय कैसे हुआ, उसी दौरान हरियक, ठीक है ना, इन नंद, ठीक है, शिशुनाग, इन वंशों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर महाजनपद के बाद इन नंदवंश के बाद नंद डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर आता है। मौर्यन एम्पायर के बारे में कौटिल्य के मिथक और कथक दोनों ही आपको दिमाग में रखने हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, मेगास्थनीज की इंडिका को, अशोक के शिलालेख अभिलेखों को, और आप खुद जानते हैं कि इस दरमियान जो होता है वो, मैं एक बात सॉरी मैं कहना भूल गया था कि इस जनपद काल के दौरान ही, उस महाजनपद काल के दौरान ही साथ के साथ ही आप इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ेंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मौर्यन एम्पायर देखेंगे। मौर्यन एम्पायर आपको इस दृष्टि से देखना है कि एक तो ये पहला साम्राज्य है, दूसरा उत्तर भारतीय कल्चर दक्षिणी भारत की ओर जाता है, ये फर्स्ट बार होता है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट बार आपको देखने को मिलता है। संगम साहित्य में अगस्त्य ऋषि और अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्कापियर, ठीक है ना, उनके बारे में बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो ये मौर्यन के एज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एस्टेब्लिशमेंट कैसे स्थापित हुआ, आप सब जानते हैं कि नंदवंश का नाश किया था कौटिल्य ने, चोटी की गांठ, ये बहुत सारी बातें आप धारावाहिक में देख चुके हैं, रील्स में भी देख चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका तो काम है रील्स देखना। और विस्तार, एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम बार कोई साम्राज्य स्थापित हुआ है, तो उस साम्राज्य को प्रथम बार लोगों को राज्य के अधीन लाया जा रहा है, तो कठोर प्रशासन और विस्तृत प्रशासन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट बार अगर लोगों को आप अगर राज्य के अधीन लाएंगे तो विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ 18 तीर्थ 26 अध्यक्षों के बारे में देखेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य में इकोनॉमी, एक्चुअली में विस्तृत साम्राज्य बिना इकोनॉमिक के हो नहीं सकता। कौटिल्य की वार्ता शब्द से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अध्यक्षा में तो मैक्सिमम अध्यक्ष एक्चुअली में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेंगे कि मौर्य काल की 2-3 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में काष्ठ कला से पाषाण कला की और परिवर्तन आपको मौर्य काल में देखने को मिलता है।
दूसरा आप इनकी देखेंगे वो है घेरदार कुआं का निर्माण होने लगता है। ये कुछ प्राचीन भारत के थे जिनके बारे में आप देखेंगे। फिर आप पोस्ट मौर्यन एज के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट मौर्यन एज के बारे में आप देखेंगे कि वो एक ऐसा पीरियड है, यानी कि मौर्योत्तर और पूर्व गुप्त। आप इस चीज को, जैसे कि भारत में अंधकार का युग कहा जाता है, परंतु व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध युग था। कैसे? आप देखेंगे कि यहाँ कुषाण भी आप पढ़ेंगे, पश्चिमी क्षत्रप्स आप पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक पढ़ेंगे, काणु पढ़ेंगे, सुंग पढ़ेंगे। यानी कि ये जो मौर्योत्तर काल है पश्चिमी एशिया और यूरोप से जुड़ने का काल है, और इस समय व्यापार और वाणिज्य चरम पर था। आप इसी एंगल से आपको पढ़ने का प्रयास करना। अगर इतिहास का पेपर अगर इतिहास की दृष्टि से बने तो यहां मुख्यतः प्रशंस नगर श्रेष्ठी है, व्यापार संगठन है, व्यापारिक वस्तुएं हैं, लेन देन है, सिक्के हैं। फिर इन व्यापार और वाणिज्य में धर्म का योगदान है। फिर विदेशी शासकों को भारतीय रंग रंगने में विदेशियों का योगदान है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद गुप्तास पीरियड आता है। गुप्तास पीरियड के दौरान हम देख चुके हैं कि लगभग संपूर्ण जनता, संपूर्ण भारत एक राजनीतिक व्यवस्था में आ चुका था, तो प्रशासनिक सुदृढ़ता की इतनी जरूरत नहीं थी और लोकल सरपंच भी उत्पन्न होने लग गए थे, जिस प्रकार प्रेजेंट टाइम में हो रहे नहीं हो रहे। ज्यादा होशिया वार्ड पंच भी एमएलए के बराबर पावर रखने लग गया। बस वही सिस्टम गुप्त काल में भी होने लग गया था, सरपंच आने लग गए थे। इस दरमियान आपको पॉलिटिकल और कल्चर अचीवमेंट, पॉलिटिकल और कल्चर अचीवमेंट। पॉलिटिकल में आप विशेषकर गुप्ता के वैवाहिक संबंधों को आप देखिएगा कि वैवाहिक संबंध ने गुप्ता को कहां बढ़ाया है। और कल्चर में आप देखिएगा कि मंदिर निर्माण की परंपरा यहां शुरू हुई, तो एक मंदिर निर्माण की। फिर साहित्य लेखन, विशेषकर साहित्य लेखन। फिर अजंता एलोरा और बाघ की गुफाएं। इन चीजों के इर्द गिर्द आप घूमिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए, इसके बाद पॉलिटिकल वर्धन डायनेस्टी के बारे में, पॉलिटिकल एंड कल्चर अचीवमेंट, यानी कि अपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में आपको दंत कथाएं बहुत सारी मिलती हैं, क्योंकि बाण भट्ट उसका बहुत बड़ा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि उसका चापलूस था, मैं ये भी नहीं कहूँगा उसके टुकड़ा पर पलने वाला था, उसको राजकवि था, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बाण भट्ट नहीं होता तो हर्षवर्धन महान भी नहीं होता। फिर छोड़िए, मुझे क्या लेना देना, ठीक है ना। तो उसके पॉलिटिकल में एक अचीवमेंट आप देखिएगा कि उसका एक्चुअली में वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से झड़प होती है, जिसका वो हेनसांग ने भी वर्णन किया था। वो आपको देखना है। हेनसांग यहाँ आता है, हेनसांग के बारे में। फिर प्रयाग, ठीक है ना, धर्म सम्मेलन, ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडियन कल्चर अबॉर्ड इन एंशिएंट इंडिया, बृहत्तर भारत के बारे में हमें देखना है। यानी कि वो भारत से बाहर, वो भारत जहां भारतीय राजनीतिक व्यवस्था न होते हुए भी भारतीय परंपरा और कला संस्कृति, अब चाहे व्यापार के बहाने गई हो, या सैनिक विजय के बहाने गई हो, या धर्म प्रचारकों के बहाने गई हो, वो आपको पता रखनी है। ये एंशिएंट इंडिया के बारे में नॉलेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, आपको
नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा मिडवेल इंडिया के बारे में। हाँ, एक 2-3 किताबों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए। रामशरण शर्मा की एक पुस्तक जो पहले एनसीईआरटी चलती थी वो उसकी वो ले लेना, प्रेजेंट एनसीईआरटी भी रखना आप, ठीक है ना। वो जासिर मालिक की पुस्तकें रखना, ठीक है ना। और राजस्थान बोर्ड में जितनी भी किताबें मिलती है उन किताबों का नॉलेज सारा संग्रहित करने का प्रयास करना एनसीईआरटी इंडिया से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एपिसोड 2 में।